नर्वस डिसऑर्डर्स आज का टॉपिक है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे मसले हैं, ब्रेन के कई बीमारियां हैं, लेकिन उन बीमारियों में से दो डिजीज़ आपके कोर्स का हिस्सा है। वो जो पहली डिजीज़ है वो है पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स, जिस्म के पार्ट्स मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दें या जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ दें, यानी ना वो मूवमेंट के काबिल रहे और ना ही वो फील कर सकते हों। तो दोनों हालत में ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं? पैरालिसिस। फॉर एग्जांपल आपके हाथ है, अगर आप चाहो तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ आपकी मर्जी के बावजूद मूव नहीं कर सकते हैं तो आप कहते हैं कि आपका हाथ पैरालाइज हो गया है, काम करना छोड़ दिया है। तो ये जो बॉडी में किसी जिस्म का काम करना छोड़ देना, इसको कहते हैं पैरालिसिस। दूसरी बात यह है कि कभी कभी फीलिंग भी नहीं होती है, आपको कोई सुई चिपकाए तो उससे भी आपको पेन नहीं होगा, तो इस हालत को भी पैरालिसिस कहते हैं। मोशन अगर स्टॉप हो जाए या फीलिंग स्टॉप हो जाए, दोनों हालतों में इसको कहते हैं पैरालिसिस। अच्छा, पैरालिसिस की वजह क्या है? पैरालिसिस की जो वजह है वो है आपके ब्रेन के अंदर किसी हिस्से का काम करना छोड़ देना। जब डायग्राम की तरफ आए, ये आपका ब्रेन है और ब्रेन में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को अगर आप देखें तो इन पार्ट्स के अंदर जो है क्या मूव करते, ब्लड जा रहा होता है। अब इनमें से किसी एक पार्ट में अगर ब्लड ना जाए, मिसाल के तौर पर अगर ब्लड यहाँ पर ना आए इस पार्ट को, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसको खून नहीं मिल रहा है, तो ये तो डैमेज हो जाएगा। जब ये डैमेज हो जाएगा, इसको ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक, ये है ब्रेन स्ट्रोक। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका खून की रगें होती हैं, आपकी जो खून की रगें होती हैं, खून तो वैसे खून के रगों के अंदर होता है, कभी कभी ये जो खून का एक रग है ये फट जाता है और खून बाहर आ जाता है। जब खून बाहर आ जाएगा तब हम इसको क्या नाम देंगे? हेमोरेज। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। खून का बाहर आना, इसको क्या कहते हैं? हेमोरेज। हेमोरेज। तो या खून के रगों को छोड़कर बाहर आ जाए, या फिर आपके ब्रेन के अंदर एक रग बंद हो जाए। कैसे? ये एक खून का रग है, यहाँ पर कोई क्लॉट आ जाए, क्लॉट। ये जो क्लॉट है इसकी वजह से खून आगे नहीं जा पाएगा। दोनों सूरत हाल में ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, दिमाग का कोई जो एक हिस्सा है, ये डैमेज हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, और इसको आप लोग क्या नाम दोगे? ब्रेन स्ट्रोक कहोगे। इस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आपके जिस्म में एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स काम करना छोड़ देंगे, तो इसको आप फिर पैरालिसिस कहोगे। दूसरी जो बीमारी है वो है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एक दिमागी मसला है, मेंटल प्रॉब्लम है। इसमें मरीज़ को क्या फीलिंग होती है वो मैं ज़रा आपको बताता चलूँ। इसमें एक तो एंजाइटी होती है। एंजाइटी का मतलब क्या है कि आपको बिला वजह किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है, या आपको किसी चीज़ के बारे में खौफ रहता है कि ये कुछ चीज़ हो जाएगा फ्यूचर में या उसके बाद, तो वो हकीकत में होने वाला नहीं है, लेकिन आप ये समझ रहे होते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपके दिल के अंदर एक डर आ जाती है। उस डर को कहते हैं एंजाइटी। तो एक तो इस बीमारी में एंजाइटी होती है। कंपल्जन। कंपल्जन का मतलब यह है कि आप बेचैनी फील करोगे, कंपल्जन, ठीक है, आप एक जगह पे सही तरीके से टिक नहीं सकते हैं, राइट। और थर्ड जो है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोच रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, लेकिन फिर आपका दिमाग उस तरफ चला जाता है। आप चाहते हैं कि मैं ना सोचूं इस चीज़ के बारे में, लेकिन आपका माइंड फिर उस तरफ चला जाता है, तो आप मजबूरी से किसी चीज़ के बारे में फिर आप सोच रहे होते हैं। आपके ना चाहते हुए आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो एक एबनॉर्मल चीज़ होगा, तो ऐसा सोच
जो आपको बार बार तंग कर रहा है कि आप उसके बारे में सोचो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्सेशन। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाज़ लेट सपोज आपको चाहे कि यार मुझे बस कोई अच्छा सा पैसा मिल जाए, और पैसा मिल जाए कैसे मिलेगा, बस सब सोच रहे होते कि ये कैसे मिलेगा, बार बार। कभी कभी आप सोचते कि यार मुझे बस नहीं सोचना चाहते, लेकिन फिर आप सोच रहे होते हैं। या आप दुनिया में, ज़िंदगी में किसी और चीज़ के बारे में अपनी तनख्वाह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? ऑब्सेशन। ये रहेगा। फोबिया का मतलब है डर, एक खास, एक आम खौफ रहता है, आमतौर पर आपको खौफ सा रहता है। दिस इज कॉल्ड एज फोबिया। डिप्रेशन दुख को कहते हैं, आप दुखी भी होंगे। सो ये जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, ये जब एक साथ हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? न्यूरोसिस। ये बहुत बड़ा मसला है। एंजाइटी एक बीमारी है, कंपल्शन दूसरी बीमारी है, ऑब्सेशन तीसरी है, फोबिया है, 4-5 बीमारियां एक साथ होकर के क्या बनाता है? न्यूरोसिस बनाते हैं। और अब आ जाता है केमिकल कंट्रोल इन प्लांट्स। देखिए, जो जिंदा चीज़ें हैं, जैसे इंसान के अंदर आपने देखा कंट्रोल सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। हमारे अंदर जब हम लोग बातें करते हैं तो हमारा माइंड हमारा साथ देते हैं। जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं ग्रोथ में। इसी तरह दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, राइट, बाल का आना। सो जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन है प्लांट के अंदर। बट प्लांट के अंदर उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर है। हम तो सोच सकते हैं, हम मेमोरी रख सकते हैं, हम एहसासात रखते हैं, हम खुश हो सकते हैं, हमें गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एहसासात प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं। फिर भी प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है। जैसे कि हमें पता है प्लांट ग्रोथ करते हैं, प्लांट का जो प्लांट कभी कभी रोशनी की तरफ अपना कोई हिस्सा जो है ना घुमा देते हैं। जैसे आपको एक लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, प्लांट के अंदर कई मूवमेंट्स होते हैं। रोशनी की तरफ प्लांट अपने आप को झुका देता है, ग्रेविटी की तरफ प्लांट अपने आप को झुका देता है। तो ये प्लांट के रिस्पॉन्सेज हैं जो प्लांट करते हैं। प्लांट रोशनी को रिस्पॉन्ड देता है, प्लांट केमिकल को रिस्पॉन्ड देता है, प्लांट पानी को रिस्पॉन्ड देता है, प्लांट ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड देता है। सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड देता है। वो आपने पढ़ा था मूवमेंट्स इन प्लांट्स में। आज आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्सेज है, ये जो प्लांट के अंदर मूवमेंट्स है, इसके पीछे कोई और चीज़ इन्वॉल्व है। इन मूवमेंट के पीछे, इन रिस्पॉन्स के पीछे, उनका नाम है केमिकल सब्सटेंसेस या ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट के अंदर होते हैं। चूंकि प्लांट में ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ के पीछे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होगा जो उनको कंट्रोल कर रहा होगा। उन चीज़ों का नाम है ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स है तो इनके अंदर फिर क्या चीज़ है? ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ओके, और ये कई किस्म के हैं, लेकिन 4 के नाम आपके कोर्स में हैं, जिसमें से पहला जो केमिकल रेगुलेटर है, ग्रोथ रेगुलेटर है, वो है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन एक ग्रोथ रेगुलेटर है और ये क्या करते हैं? इसके जो मैं आपको रोल बताता चलूँ, ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिज्म काज करते हैं। मैं आज आपको फोटोट्रॉपिज्म नहीं बता सकता, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जियोट्रॉपिज्म भी काज करते हैं ऑक्सिन। इसी तरह ऑक्सिन का दूसरा जो रोल क्या है, वो इलोंगेशन करते हैं स्टेम के अंदर। लेट्स सपोज ये आपका स्टेम है, ये आपका स्टेम है, तो स्टेम के अंदर सेल्स को लंबा कर देते हैं। इस तरह से सेल्स उसमें हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। सेल्स का लंबा हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन, राइट। तो सेल इलोंगेशन काज करते हैं स्टेम के अंदर। अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो, लेकिन अगर इनकी अमाउंट कम हो, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो, तो फिर ये ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा अमाउंट में ये ग्रोथ तेज़ कर देते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में, जैसे आपकी बुक में इस तरह मेंशन है कि कम मिकदार में ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मतलब स्टॉप करते हैं। तो ये ऑक्सीजन का रोल हुआ। दूसरा जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो है जिबरेलिन। आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं, एक बार बोले जिबरेलिन। यस, तो जिबरेलिन जो है, जिबरेलिन का क्या किरदार है? ये क्या करते हैं? ये भी इलोंगेशन काज करते हैं। कहाँ पर? स्टेम के अंदर। मिसाल के तौर पर ये आपका स्टेम है, ये सेल्स को इस तरह से लंबे कर देते हैं। तो जब सेल्स को लंबे कर देते हैं, इसको बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ सेल्स। जब ये सेल्स लंबे हो जाएंगे, जाहिर है स्टेम भी लंबा हो जाएगा।
जिब्रेलिन को जिस प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था शुरू में, वो ऐसा प्लांट था जो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो साइंटिस्ट देख रहे थे कि यार ये प्लांट इतना लंबा क्यों हो रहा है। बाद में उनको पता चला कि यार इनके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है जिब्रेलिन, और वो ऐसा करता था। दूसरी बात यह है कि जिब्रेलिन जो है वो सीड डोरमेंसी को तोड़ देता है। सीड डोरमेंसी क्या है? हर बीज एक ख़ास टाइम तक सोया रहता है, ख़ास टाइम तक सोया रहता है। वो आप अगर उसको मिट्टी में डालोगे भी तो वो ग्रो नहीं करता, जब तक उसका वो टाइम पीरियड पूरा ना होए ये बीज ग्रो ही नहीं करता। तो ये जो टाइम है जिसमें बीज ग्रो नहीं कर रहा, जिसमें बीज सो रहा है, उसको क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी। तो जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन इसको तोड़ देता है। मीन्स के एक बीज ने जो है 1 महीने के बाद उसने ग्रो करना था, लेकिन जिब्रेलिन आपने दिया, जिब्रेलिन क्या करेगा? उसको 20-15 दिन के अंदर उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बीज ने 1 महीने के बाद ग्रो करना था, लेकिन जिब्रेलिन जाकर उसको 1 महीने से पहले उसको ग्रो कर स्टार्ट कर लेता है। सो हम कहते हैं कि उसने सीड डोरमेंसी को तोड़ दिया। एक किस्म का ग्रोथ प्रोमोट कर रहा है, राइट? इंड्यूस फ्लावरिंग, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जिब्रेलिन जो है वो अगर आ जाए तो उसके अंदर फूल बनना शुरू हो जाते हैं। अगर जिब्रेलिन नहीं होगा तो फूल ही नहीं आएंगे, लेकिन जिब्रेलिन आने से फूल बनना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ प्लांट्स में है। थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करते हैं? साइटोकाइनिन आपको मदद देंगे, डेवलप करते हैं टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर क्या चीज़ है? टिश्यू कल्चर ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास एक सेल, 1-2 सेल है, कुछ सेल्स है, राइट, जिसे आप कहते हैं टिश्यू। ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू से बाद में एक कंप्लीट प्लांट बन जाए, एक मुकम्मल प्लांट बन जाए, ये ग्रो करके ये 10, 15, 20, 50 सेल्स होंगे, लेकिन ये जब ग्रो करेंगे तो बहुत सारे सेल्स उससे बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। तो जब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये मैं सेकेंड ईयर की उसमें एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर में, कि जब आप एक गाजर का एक छोटा सा टिश्यू काट के उसको एक प्याले में रखें, उसको ख़ास मिनरल खुराक प्रोवाइड करें, वो छोटा सा गाजर का टुकड़ा आगे जाकर मुकम्मल गाजर बन जाता है, मुकम्मल गाजर। तो उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। इसमें साइटोकाइनिन इस्तेमाल होते हैं। दूसरा जो है साइटोकाइनिन बीज को जर्मिनेट करता है। बीज जैसे उगना शुरू करेगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सीड जर्मिनेशन इसको कहेंगे। सीड जर्मिनेशन के बाद एक और भी है फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट यानी बाज़ प्लांट के अंदर जब फ्रूट डेवलप होता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? साइटोकाइनिन चाहिए। तो साइटोकाइनिन के 3 रोल है। नंबर 1 टिश्यू कल्चर में, दूसरा है बीज को जर्मिनेट कर देता है, और फ्रूट डेवलपमेंट लाते हैं। लास्ट वन जो है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आपने जो पहले जो 3 रेगुलेटर्स पढ़े, ये जो 3 थे वो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले थे, वो ग्रोथ को लाने वाले थे, बट ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ख़ासकर ऐसे टाइम में जब हालात ठीक नहीं हो, एक प्लांट के आसपास जब हालात ठीक नहीं हो तो प्लांट अपना ग्रोथ खुद स्टॉप कर देते हैं, प्लांट के फ़ायदे के लिए ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो इस वक्त एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट के ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। किस हालत में? जब हालात खराब हो, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा ठंड हालत हो, बहुत ज़्यादा ठंड हालत हो, या पानी नहीं हो, तो फिर तो मुश्किल हालात है। उस वक्त जो है प्लांट के अंदर ये हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो कि ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा आपने देखा ग्रोथ इनहिबिटर है इंड्यूस सीड एंड बड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब ये है कि बीज एक खास टाइम तक सोया रहे। ये क्या करते हैं? ये उसके सोने की हालत को मजीद भी सुला देता है कि भाई आप बस सोए रहो। तो ये क्या करते हैं? इंड्यूस सीड डोरमेंसी, यानी बीज को जो है जगाता नहीं है, बीज को और भी सुला देता है कि भाई सो जाओ, हालात ख़राब है, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे फिर आप उग जाओ। इसके अलावा एक और चीज़ भी है बड डोरमेंसी। बड भी जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो मुस्तकबिल में जाकर इसे लीफ बन जाते हैं या स्टेम बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बड डोरमेंसी को भी जो है और भी प्रमोट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में बड खुले नहीं, बड बंद ही रहे,
राइट। जैसे हालात ठीक हो जाते हैं ये रेगुलेटर, ये हार्मोन खुद ब खुद चला जाएगा और डोरमेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीक के लिए टेस्ट होगा इसका। थैंक यू।